बच्चों, आज विषय जीव विज्ञान में हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे अवशोषण नामक टॉपिक। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा पचाया भोजन होता है वह पाचन के उपरांत जब छोटी आंत के मध्यांतर से पहुंचता है शेषांत्र में, तो वहाँ पर अधिकांशतः अनेकों सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनको कहते हैं रसांकुर, अर्थात बिलाई कहते हैं इसको भी हम। और इन्हीं बिलाई में ही लगी होती हैं एब्जॉर्प्ड सेल्स, जो कि भोजन के समस्त अवयवों को वह अपने ओर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करने के पश्चात उसको सीधे ब्लड में अर्थात ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में ट्रांसफर कर देती हैं। तो जानते हैं, पहले हम यहाँ पर है सरल घुलनशील। सरल भी होगा और घुलनशील होगा पचे हुए भोज्य पदार्थों का, पचे भोज्य पदार्थों का आंत से विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण कहते हैं। ओके, आइए जानते हैं अवशोषण का कार्य। अवशोषण का कार्य छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों अर्थात बिलाई द्वारा होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पचे हुए सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका ब्लड में यानी कि रुधिर में मिक्स हो जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एक फिगर के मदद समझते हैं हम। जो बिलाई होते हैं ये एक सूक्ष्मांकुर रचनाएं से होती हैं और इन्हीं रचनाओं में ही जो भोजन का कण होता है यह गति करते हुए पहुंचता है। तो इसी ही भाग में जो लगी होती हैं लैक्टियल सेल्स, इन्हीं लैक्टियल सेल्स में और जो भी इसके अंतर्गत होते हैं ब्लड वेसल्स, इन्हीं में फूड सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। जो रचनाएं दिख रही हैं इनको कहते हैं बिलाई अर्थात सूक्ष्मांकुर या रसांकुर कहते हैं। और इसी में ब्लड वेसल्स, लैक्टियल सेल्स होती हैं और इसी ही बीच में यहीं पर एक रन करता है ब्लड वेसल्स का भी। ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफरिंग करता रहता है और जैसे ही ब्लड में भोजन का कार्बोहाइड्रेट वह सबसे सरलतम अणु
टूटा होता है ग्लूकोज में। और फैट का सबसे सूक्ष्मतम सरलतम अणु फैटी एसिड्स होते हैं। और प्रोटीन्स के सबसे सरलतम अणु अमीनो अम्ल होते हैं, जो कि इन्हीं सब रचनाओं में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होकर के सीधे डिफ्यूज होते हैं ब्लड वेसल्स में। और जैसे ही पहुंचता है ब्लड वेसल्स में तो ब्लड सप्लाई जब चलती रहती है, ब्लड के बहते रहने से ही शरीर के समस्त अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं में आपका पचा हुआ भोज्य पदार्थ जो कि एब्जॉर्ब हुआ होता है वह पहुंचता रहता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अगला टॉपिक आता है स्वांगीकरण का। ऐसे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वांगीकरण। इसका तात्पर्य होता है पचे हुए भोज्य पदार्थों का रुधिर से अब ऊतकों या ऊतक द्रव्यों में विलीन होना कहलाता है स्वांगीकरण। ऐसे देखते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल या घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों या ऊतक द्रव्यों में या तो कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास चाहे वह कार्बोहाइड्रेट का होगा तो या तो प्रोटीन का रहा होगा तो या तो जो भी फैट थे या लिपिड था अथवा न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, या विटामिन्स, जो भी उनके सरलतम अणु टूटे हुए होते हैं और वे जब एब्जॉर्ब होते हैं आपके छोटी आंत के रसायनकों से तो वे जब पहुंचते हैं ब्लड के माध्यम से अन्य ऊतकों या कोशिकाओं में, तो जब अन्य ऊतकों या कोशिकाओं में या तो कोशिका द्रव्यों में या तो ऊतक द्रव्यों में जब वही भोज्य पदार्थ मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। आइए हमारा टॉपिक है, लास्ट में है ये बहिक्षेपण। अर्थात इसे कहते हैं इजेशन प्रोसेस। इसका अर्थ होता है, कह रहा है बहिक्षेपण, बाहर निकाल देना। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ जो हैं आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो अपचे होते हैं, जो पचे नहीं होते हैं, ठोस होते हैं, तो अपचे भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया विधि है उसे कहते हैं बहिक्षेपण। अच्छा दिखा देंगे, अवशोषण के पश्चात शरीर से अपचे भोज्य पदार्थों को
अपचे भोज्य पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो बचा होता है फीकल मैटर, ठीक है। अब यही जो मैटर होता है बाहर निकलता है, इसको निकालने के लिए आपके पास एक होता है ऑर्गन, जिसका नाम होता है एनस। तो एनस के माध्यम से जब हम अपने इस बचे हुए और मल रूप में होता है भोज्य पदार्थ, तो उसको निकालते हैं बाहर, तो वही होता है हमारा इजेशन। आइए थोड़ा जान लेते हैं। हमारे मल में जो बदबू आती है, बदबू के लिए इसमें दो एंजाइम्स होते हैं, इसका नाम होता है इंडोल और स्केटोल। इंडोल, दूसरा है स्केटोल। ये दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा आपके फीकल मैटर यानी कि मल में, फीकल मैटर में स्मेल यानी कि दुर्गंध आती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है आपका इंडोल और स्केटोल नामक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। जो दो सब्सटेंस होते हैं इन्हीं के ही माध्यम से मल में बदबू आ जाती है। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक था पाचन तंत्र के अंग, जितने भी आपने पढ़ा था आहार नाल के, सबके सब पढ़ लिया गया हुआ है। और पाचन क्रिया का